सच्ची बताती हूँ, ठीक है। मतलब अब तुम खुला तो बोल दो चैलेंज तो ठीक है, मैंने जितने यूट्यूब में जो छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को देखा, उन सबको मैंने देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो कैसे पढ़ाते हैं वो तो उनको खुद ही क्लियर नहीं रहता है। बट डोंट वरी, क्योंकि मैम ने तो भाई साहब नीट वीट वालों को डॉक्टर बनाया, तो तुम तो बिल्कुल धुरंधर ही बन जाओगे, ठीक है। तो जिस घड़ी का था आपको इंतजार वो घड़ी आ गई है और आपकी शिप्रा मैम आपके सामने है। बच्चों कैसा लग रहा है ये बताओ सबसे पहले, और मुझे बताओ जोश से भरे हो या नहीं भरे हो, क्योंकि अगर जोश में 1% की भी कमी है बच्चों तो यहाँ पर आपकी दाल नहीं गलने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैम अगर फुल जोश में आई है तो मैम चाहती है कि भाई साहब उनके सारे बच्चे भी फुल जोश में भरे होने चाहिए। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल द संकल्प भारत फाउंडेशन। और अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ये आपका फेवरेट चैनल बनने वाला है, ये गारंटी है। क्योंकि अब आपके एक महारथी की वापसी हो चुकी है और वो ऑब्वियसली ठीक है, अब तो मेरी तारीफ करते तो हो नहीं तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, सो डायलॉग से शुरू करते हैं आज की कहानी, जो मुझे सुनानी आपको सुनना है अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चों। और आज शुरुआत आपको पता ही है कैसी होगी बच्चों। शुरुआत हम शुरू करते हैं सिलेबस ओवरव्यू से। घबराइए, चिल्लाइए, छाती मत पीटिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम सड़ू सड़ू से चैप्टर है, तुरंत हो जाएंगे। अब आप लोगों को लगेगा मैम आपके लिए तो आसानी है। अरे भाई, एग्जाम देने तुम लोग जाएगा ना तो तुम्हारे लिए भी एकदम हलवा हो जाएगा, तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। आप लोगों के लिए भी बिल्कुल हलवा, हलवे जैसा मीठा लगेगा और एकदम आनंद आएगा। आखिरी तक एकदम तुम प्रो हो जाओगे। इतने टेस्ट लूंगी तुम्हारी, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगी, पर उससे पहले सिलेबस ओवरव्यू तो जान लो। वैसे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, हाफ ईयरली आने ही वाले हैं या तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि क्या है सिलेबस, पर एक बार मैम की जबानी भी जान लो यार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स वी नीड टू लर्न इन दिस सेशन। हमें लर्न करने भाई साहब 5 चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। इवोल्यूशन गलती से नहीं बोल देना बच्चों, क्योंकि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से इवोल्यूशन को हटा दिया गया है, तो कोई भी बच्चा इवोल्यूशन नहीं बोलेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर एनवायरमेंट के बारे में, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ भाई, लाइफ प्रोसेसेस में क्या पढ़ने वाले हैं भाभी, सबसे टफ चैप्टर लगता है। नहीं है बच्चों, नहीं है। जब इसके सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएंगे तो तुमको लगेगा इससे मक्खन तो कोई चैप्टर ही नहीं था यार, इससे तो मक्खन कुछ भी नहीं था, मैम सही बोल रही थी। तो देखो क्या होता है कि जो बड़ा होता है जरूरी नहीं कि वो बहुत टफ हो, लाइक योर मैम शरीर में बड़ी है पर मन की सच्ची है यार। तो ये चैप्टर भी वैसा है, बड़ा भले दिखता है पर वैसा नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले व्हाट आर बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि जोश कैसा है, क्योंकि मैम क्लास में अगर जोश बिल्कुल भी कम है तो भाई ऐसे नहीं चल पाएगा। मैम को पता है ना चंडाली चढ़ जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए भाई, ओके। सो हम पढ़ेंगे व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस एंड सीबीएसई के लिए ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहले लिखा हुआ है ना, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, ये वो पैराग्राफ है, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पैरा, और इससे सवाल आता है बच्चों, क्योंकि इसमें वो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन दी गई है, कौन कौन सी चीजें लिविंग के लिए, किसको हम लिविंग कंसिडर करते हैं, कौन कौन सी चीजें जीवन जीने के लिए जरूरी है, क्या है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इसमें हम सब पढ़ते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सीबीएसई में कुछ ना कुछ एक आध नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। भाई मेरे प्यारे बंधुओं सुनो, लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन में हमें सबका पढ़ना है, यूनिसेलुलर से लेकर प्लांट से लेकर एनिमल तक, ठीक है। तो जब भी हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो यूनिसेलुलर का भी पढ़ेंगे, प्लांट का भी पढ़ेंगे और एनिमल का भी पढ़ेंगे, समझी गई तुम लोग। तो चलो शुरू करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या आता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। अब बात ये कि फोटोसिंथेसिस क्या सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है, तो भाई 10वीं में क्यों पहुंचे, 8वीं में ही रहते। तो फोटोसिंथेसिस में हमको क्या क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अभी तक हम लोग पढ़ते थे द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ऐसा कुछ नहीं यहाँ चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या क्या पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, कहां पर होता है फोटोसिंथेसिस ये पढ़ेंगे, क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, और इसके क्या फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इन सेगमेंट्स के अंदर आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। सिर्फ डेफिनेशन लिखेगा तो अंडा गोला पाएगा, फिर मेरे पास आएगा तो मेरे से भी चाटा खाएगा। तो ध्यान से सुनो भाई, एक एक चीज जो है हमें पढ़नी है अच्छे से, हमें बता देना है कि हम इंडिया के बेहतरीन छात्र हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आओ, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या था, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हमें दो व्यक्तियों को पढ़ना है। पहला व्यक्ति है हमारे प्यारे भाई अमीबा, और दूसरे हो तुम और मैं और हम सब, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये हमें पढ़ना है ह्यूमन बींग्स के बारे में। इज दिस क्लियर टू यू? तो भाई आ जाओ, हेटेरोट्रॉफिक में न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेगा तुम लोग, और उसके बाद पढ़ेगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ठीक है, अब आ जाओ रेस्पिरेशन में। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, उसकी वर्किंग पढ़नी है, और कोई गुंडा उसमें कान हिलाया ना तो उसका कान काट देगी हम। ठीक है, चलो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग, क्या कंसेप्ट है, कैसे ब्रीदिंग होती है, मतलब कैसे ब्रीदिंग का तो डिटेल बाद में है, पर ब्रीदिंग और सेल्युलर रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है, क्या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही चीज है? तुम्हें लगेगा एक जैसा है, पर है नहीं एक। उसके बाद सेल्युलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल्युलर रेस्पिरेशन में आपको दो प्रकार के पढ़ने हैं। पहला आप पढ़ेंगे एरोबिक, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, दूसरा आप पढ़ेंगे एनारोबिक, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, कैसे होता है, रात में कैसे काम करते हैं प्लांट और दिन में कैसे काम करते हैं प्लांट। फिर मैं आपको बताएगी कि भाई साहब रात में टहलना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो ये मछली करके जो मुंह खोलती है वो क्यों खोलती है, एक्वेटिक एनिमल कैसे गैसेज एक्सचेंज करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ब्यूटीफुल ह्यूमन बींग्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, कैसे ब्रीदिंग होती है, क्यों जब आप ब्रीथ करते तो छाती ऊपर जाती है, जब एक्सहेल करते तो छाती नीचे जाती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टिश्यूज में गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं, क्या क्या माध्यम है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज होने का। उसके बाद हम लोग पढ़ेगा बेटा जी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेगा ह्यूमन बीइंग के ट्रांसपोर्टेशन और प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन। पर हम देखते हैं सबसे पहले कि ह्यूमन बीइंग के ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या पढ़ना है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड पढ़ना है, नाम से ही लिखा है, और पढ़ना है वेसल्स। वेसल्स में क्या क्या आएगा, बोलेंगे मेरे साथ, जय माता दी। ठीक है, वेसल्स में क्या है, बोले रे, वेसल्स में क्या क्या आएगा, वेसल्स में आएगा आपका आर्टरीज, और वेसल्स में क्या आएगा, वेन्स, और वेसल्स में क्या आएगा, कैपिलरीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को आएंगी, तो ये हमें पढ़ना है। उसके बाद मैं तुमको पढ़ाएगी ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जब कोई हाथ चीर देता है तुम्हारा तो ब्लड क्यों निकलता है, और निकलने के बाद थोड़ी देर बाद बंद क्यों जाता है। ब्लड वेसल्स, ये तीनों आपको पढ़ना है। ह्यूमन हार्ट, धक धक करने लगा जिया मोरा तो क्यों धड़क रहा है दिल, क्या मैकेनिज्म है दिल धड़कने की, और क्या स्ट्रक्चर है हार्ट का, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद डबल सर्कुलेशन, अत्यंत इंपॉर्टेंट है, बेजा इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डबल सर्कुलेशन आपके सीबीएसई में पूछा जाता है, उसका डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, जहां मानो वहां ही आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये बहुत ही बवासीर टाइप का टॉपिक है, समझ पाने में इज रियली 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 वेरी डिफिकल्ट, बट डोंट फेयर इफ द मैम इज हियर। ठीक है, मतलब मैंने आज तक किसी भी मैं सही बताऊं तुम्हें, मैं सच्ची बताती हूँ। ठीक है, मतलब अब तुम खुला तो बोल दो, चैलेंज तो ठीक है। मैंने जितने YouTube में जो छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को देखा, उन सबको मैंने देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो कैसे पढ़ाते हैं, वो तो उनको खुद ही क्लियर नहीं रहता है। बट डोंट वरी, क्योंकि मैम ने तो भाई साहब नीट वीट वालों को डॉक्टर बनाया, तो तुम तो बिल्कुल धुरंधर ही बन जाओगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल इन द प्लांट्स, क्या क्या मटेरियल चाहिए है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्लांट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, हम पढ़ेंगे कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, फिर कैसे पानी ऊपर चढ़ेगा और कैसे पौधों के पत्तियों से निकल जाएगा। तो हम पढ़ेंगे दोनों प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन भी और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन भी। ठीक है, तो कोई इसमें घबराएगा नहीं। इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैम कैसे पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो मैं आपको ऐसे मैकेनिज्म बताऊंगी, ऐसे मैकेनिज्म बताऊंगी, ऐसे मैकेनिज्म बताऊंगी कि पागल हो जाओगे तुम। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों फिर क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसलोकेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है, चेंज हो जा भाई, तुझे क्या हो गया, ये भी से भी चंडाली चढ़ गई है। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में से हीमोडायलिसिस हटा दिया गया है, और अब हम इसमें छोटा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन का डायग्राम और यूरिन कैसे फॉर्म होता है, और थोड़ा सा लास्ट पैरा में दिया गया है प्लांट का एक्सक्रीशन। बस इतना सा पार्ट आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, क्योंकि ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 5 नंबर में ये सवाल आ गया तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से बनाने से काम नहीं चलेगा। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में अंतर होता है, न्यूरॉन ब्रेन की सेल्स है, नेफ्रॉन किडनी की सेल्स है। ठीक है,
और एक्सक्रीशन इन प्लांट छोटा सा है, ठीक है। जितने भी रेजिन, टेनिन, गम्स ये सब होते हैं, सब एक्सक्रीशन वाले ही पार्ट होते हैं प्लांट्स के। अब आ जाओ, मेरे दिल में जितने भी इमोशन हैं, दुख के, खुशी के, हंसी के, चंडाली के, गुस्से के, वो सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। सो नेक्स्ट चैप्टर इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वी हैव टू लर्न इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। पर अगर आप सोच रहे हो कि प्लांट सोच रहा है आज तो अपने जड़ से पानी नहीं ले पाऊंगा, तो प्लांट के पास ब्रेन नहीं है, प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो एनिमल्स में सबसे पहले देखते हैं कैसे होता है। नर्वस सिस्टम पढ़ेगा बेटा, सबसे पहले तो न्यूरॉन पढ़ेगा। न्यूरॉन का डायग्राम इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट बेटा, ये आता है। उसके बाद कैसे अरेंज होते हैं न्यूरॉन, ये वाला थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पर मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि ये पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी रिसेप्टर क्या होता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में भी हमें जो न्यूरॉन पढ़ना है वो है ओनली मल्टीपोलर। मल्टीपोलर आपको और कोई सा नहीं पढ़ना है, मल्टीपोलर, और वो ये न्यूरॉन है, स्ट्रक्चर में ही आपको पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर, जब आप किसी को छूते तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, किससे बने होते हैं, न्यूरॉन से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है के साथ साथ मैं आपको दोनों चीजें पढ़ाऊंगी, वॉलंटरी एक्शन कैसे होते हैं और इनवॉलंटरी एक्शन कैसे होते हैं। जब आप अपनी इच्छा से एक्शन कर रहे हैं, आशिकी में तेरी, वॉलंटरी एक्शन अपने आप हो रहा है, इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, ठीक है। चलो, नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी, पर ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हल्का 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 सा, हल्का हल्का सा। नर्वस सिस्टम में ब्रेन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ब्रेन का डायग्राम भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, सो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी, मतलब ये भी हल्का हल्का सा, इनको आपको बस एसेंस लेना है, बहुत ज्यादा डिटेल से कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको ब्रेन बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। और बाकी थोड़े थोड़े से नर्वस सिस्टम का एसेंस में जरूर दूंगी। प्रोटेक्टिव कवरिंग जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं, ब्रेन के चारों तरफ पाई जाती है, ये भी आपको पढ़ना है, क्यों चाहिए ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ये लगता है प्लांट के पास दिमाग होगा, नहीं, प्लांट ऑलवेज कोऑर्डिनेट देयर मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तो हमें पढ़ना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट, जैसे कि नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और ट्रॉफिक मूवमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉफिक मूवमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, जैसे कि फोटोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म, ठीक है। ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन्स में जैसे ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन्स, एथाइलिन, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेगा फोटोपीरियोडिज्म, पर वो हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ज्यादा डिटेल से कुछ नहीं जाना है इसमें आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स एंड इट्स हार्मोन्स। ये लर्न करने में बहुत 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 बेजा प्रॉब्लम आती है, बट डोंट फियर इफ द मैम इज हियर, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है बच्चों। उसके बाद आते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, हाइपोथैलेमस है, पैराथायराइड है, थायराइड है, एड्रिनल है, पैंक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरी है, पीनियल है, थाइमस है। मैं याद नहीं होगा, डोंट वरी बेटा, सुनने में टफ लग रहा है, पर एक बार जब तू लर्न कर लेगा दया, तो तुझे लगेगा एसीपी प्रद्युमन तू ही है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद होम्योस्टैसिस फीडबैक, मतलब हार्मोन कैसे कंट्रोल होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, अरे नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में क्यों बच्चे पैदा करना है यार, ठीक है ना, क्यों हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे सबके पास 2 कान 2 हाथ 2 पैर क्यों हैं, या हर एक ऑर्गेनिज्म बॉडी मतलब स्ट्रक्चर में तो सेम होता है, पर दिखने में एक जैसा क्यों नहीं होता है, और कुछ बदलाव है तो बदलाव क्यों जरूरी है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजन के बारे में, फ्रैगमेंटेशन के बारे में, रीजनरेशन के बारे में, बर्डिंग के बारे में। फिजन अमीबा शो करता है, फ्रैगमेंटेशन स्पायरोगैरा शो करता है, रीजनरेशन हाइड्रा शो करता है एंड स्टारफिश शो करती है, बर्डिंग कौन शो करता है, हाइड्रा शो करता है। उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन, आपका राइजोपस शो करता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, और टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक सेल से आप एक पूरा प्लांट कैसे बना सकता है। उसके बाद आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग फ्लावर का भी पढ़ेंगे, मतलब प्लांट का भी और एनिमल का भी। पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे, फिर पॉलिनेशन कैसे होता है, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, जब एक आवाज जब ऐसी होती है ना, फिर वो ऐसी कैसे हो जाती है, हाउ आर यू, ये जो चेंजेस है ये कैसे आए, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, भाई साहब सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल मतलब हल्का सा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे होता है, वहां प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने तक बच्चा रहता है, फिर डिलीवरी होती है। अब ये देखने में आपको अलग अलग टॉपिक लग रहे हैं, पर पता है तुम्हें ये एक पैराग्राफ में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने जो सिलेबस ओवरव्यू आपके लिए डिजाइन किया है ये कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है, देखने में लगेगा पर वो है नहीं, ठीक है। मैंने हर एक टॉपिक आपको सेग्रीगेट कर दिया है। पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगी, सेक्सुअली हल्का ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में और थोड़ा सा ह्यूमन हेल्थ के बारे में, बस। उसके बाद आता है हेरिडिटी, डॉट डॉट क्यों लगाया, क्योंकि गलती से इवोल्यूशन मत लगा देना, इसमें आपको पढ़ना है हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में, कैसे वेरिएशन इकट्ठा होकर एक नई स्पीशीज आ जाती है, मेंडल के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है रोल, और हल्का सा डीएनए जीन के बारे में, और कैसे जीन एक्सप्रेस होता है, हाउ डज द ट्रेट गेट एक्सप्रेस, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, बस, ठीक है। एंड द लास्ट चैप्टर, दिस इज द आर एनवायरमेंट, इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है, तो मेरे लालो, मेरे गुलाबियों, मेरे हरे पीले नीले लाल सब, इसमें आपको सब पढ़ना है। इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, किस टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट से इकोसिस्टम मिलकर बनता है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, कौन कौन से कंपोनेंट है, प्रोड्यूसर, डीकंपोजर, ठीक है, एग्जांपल ऑफ द इकोसिस्टम। फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितने ट्रॉफिक लेवल होने चाहिए और क्या क्या कैरेक्टर होते हैं फूड चेन के, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आता ही आता क्वेश्चन है, ठीक है। फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे और एक फूड वेब के क्या कैरेक्टर होने चाहिए। फिर उसके बाद एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे जिसमें हम 10% लॉ के बारे में पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिंडमैन ने दिया था। उसके बाद अर्थ वार्म कैसे रहती है और एनर्जी फ्लो का डायग्राम, एनर्जी फ्लो का डायग्राम कुछ नहीं, 10% लॉ का, वही फूड चेन इज द एनर्जी फ्लो डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हम वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओजोन लेयर क्या है, क्या कारण है कि ओजोन में डिप्लीशन हो रहा है, ये है सब्सटेंस लिखना पड़ेंगे, क्या इफेक्ट हो रहे हैं इससे, और क्या हमने क्या क्या व्यवस्था करी है कि ओजोन में डिप्लीशन ना हो, तो ये सब चीजें आपके एनसीईआरटी में दी है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम ये सिलेबस तो बहुत ज्यादा नहीं है, ये जो सिलेबस ओवरव्यू आपकी मैम ने डिजाइन किया है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं ना एनसीईआरटी के, उनसे निकाल के डिजाइन किया है। तो ये सिलेबस ओवरव्यू मतलब इट इज अ सिलेबस का पूरा एनालिसिस। मैंने ये जो सिलेबस का एनालिसिस किया है, मैंने पूरी एनसीईआरटी देख के किया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को टॉपिक्स ढूंढने में दिक्कत ना हो। आप ये टॉपिक अभी आप लोग टेलीग्राम अगर आपने अभी भी मेरा टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल पे इमीडिएटली मिल जाएगी, ठीक है। इट इज अ शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ठीक है। इस वीडियो के नीचे ये मेरे चैनल का भी लिंक लगा हुआ है और साथ ही साथ जो हमारा ऑफिशियल चैनल है उसका भी लिंक लगा हुआ है। इसकी पीडीएफ मैं आपको यहाँ पर और उस चैनल दोनों पे दूंगी। पीडीएफ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जान पाएंगे कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। बच्चों समझ में आई बात, तो शिप्रा तिवारी ऑफिशियल चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डन है बच्चों, टुमारो इज टू लेट, यस्टरडे इज ओवर एंड नाउ इज एग्जैक्टली द राइट मोमेंट टू स्टार्ट। क्या हुआ उसे जाने दीजिए, क्या होने वाला है उसकी चिंता छोड़ दीजिए। पर्सन वही है, जीवित वही है, जिंदा वही है जो आज में जी रहा है। जो हुआ है उसे भूल जाइए बच्चों, आगे आने वाले समय का हाथ और बाहें खोलकर स्वागत करिए। जो चल रहा है उसे मेहनत के साथ पार करिए, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। शिप्रा मैम इज बैक। बायोलॉजी के लिए अब आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम के सिर्फ 5 दिन भी बचे होते तो भी आप बायोलॉजी के बेताज बादशाह बन सकते थे, क्योंकि अब आपके पास है बाप ऑफ द बायोलॉजी, जिसे आप क्वीन ऑफ द बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।